हाँ तो बच्चों, आज हम बेटा आपकी आरबीएसई क्लास 10 साइंस का चौथा चैप्टर है ना, क्या नाम है इसका, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है ना, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। आज संयोगवश आज क्या तारीख है, 16 जनवरी है ना, और आज हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा है ना वैक्सीन ड्राइव शुरू होने जा रहा है। पता है आप लोगों को किसकी? कोरोना की वैक्सीन है ना, हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है। आज से शुरुआत हो रहा है पूरे देश में, और संसार की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव है ये है ना। एक साथ इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएंगी, और दोनों ही वैक्सीन एक कितने मतलब खुशी की बात है कि दोनों ही वैक्सीन जो हैं वो हमारे देश के अंदर तैयार हुई हैं। हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं है ना, उन्होंने तैयार की हैं वो दोनों ही वैक्सीन्स है ना। तो मैं आपको देखो इसका महत्व बताता हूँ, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये प्रतिरक्षा विज्ञान जो है ना, इम्यूनाइजेशन से संबंधित जो साइंस है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मेरे गाँव में एक हमारे रिश्ते में कोई काकी लगती थी है ना, उनका एक बच्चा पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था उस समय की बात है, उनका बच्चा पैदा हुआ और वो करीब शायद 2 या 3 वर्ष की उम्र में जाके और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई उस बच्चे की, ठीक है ना। और वो स्वस्थ था बिल्कुल बच्चा है ना, पता नहीं क्या वो उसको केयर नहीं कर पाए या उसको दवाई नहीं दिला पाए, जो भी कारण रहा हो। उसके बाद फिर उनका कोई भी जो है ना उनके अंदर जो उनका गर्भ नहीं ठहरा उनका है ना। कितनी बार उनके क्या हो जाता, गर्भपात हो जाता था, बहुत बार ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन उस ज़माने में क्या था, साइंस डेवलप नहीं थी, कोई डॉक्टर्स के पास में नहीं जाता था, बस घर पे ही जो प्रसव भी होते थे, डिलीवरी जो होती थी वो भी सब कहाँ होती थी बताओ, घर पे ही हुआ करती थी है ना। बहुत कम प्रचलन था। अब लोगों में जागरूकता आने लगी है, लोग छोटी सी परेशानी आते ही कहाँ चले जाते हैं, डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाते हैं वो है ना। पहले डॉक्टर भी बहुत कम हुआ करते थे और लोग जाने से हिचकते थे, ठीक है ना। तो बाद में जो है ना पता चला कि उनका जो ब्लड ग्रुप था है ना, उन आंटी का जो ब्लड ग्रुप था वो उसमें RH जो था उनका नेगेटिव था। क्या था RH उनका नेगेटिव था। मैं आपको इसके ऊपर आना चाहता हूँ, गर्भ रक्ताणु कोरकता। मैं शुरुआत यहीं से करूँगा आपकी, गर्भ रक्ताणु कोरकता से, कि ये साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो उनका जो रक्त था वो उसमें RH क्या था, नेगेटिव था, RH नेगेटिव था। और बेटा ध्यान से मेरी तरफ देखो आप बस खाली है ना, बुक्स बाद में खोलना आप, ठीक है। तो RH उनका क्या था, नेगेटिव था है ना। अब प्रथम जो बच्चा होगा है ना, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं ऐसा कि ऐसा यानी हुआ होगा उनके साथ में। तो जो पहला बच्चा जब उनका पैदा हुआ तो वो पहला बच्चा जो था वो RH पॉजिटिव था। क्या था वो, RH पॉजिटिव था। तो जब आपने देखा होगा जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है तो नाल वगैरह काटते हैं ना उसकी है ना, तो बच्चे का जो रक्त होता है वो किस में मिश्रित होता है, माँ के रक्त में मिश्रित होता है, ठीक है ना। माँ के रक्त में क्या होता है, मिश्रित होता है, क्योंकि उस समय ब्लीडिंग होती है माँ के गर्भ से है ना। और बच्चे की क्या करते हैं, नाल काटते हैं तो उसमें से भी ब्लड निकलता है। तो उनका वो ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया। बच्चा कैसा था, RH पॉजिटिव। बच्चा क्या था, RH पॉजिटिव था। और माँ जो थी वो क्या थी, RH नेगेटिव थी। RH पॉजिटिव कौन होता है, जिस पे RH प्रतिरक्षी प्रतिजन जो है वो उपस्थित होता है। और RH नेगेटिव कौन होता है, जिसकी रक्त कोशिकाओं पे RH जो प्रतिजन है वो उपस्थित नहीं होता है ना। तो माँ के जो था RH प्रतिजन नहीं था और बच्चा जो था उसके RH प्रतिजन था। तो जैसे ही वो ब्लड मिक्स हुआ माँ के रक्त में, तो माँ के रक्त ने देखा कि ये प्रतिजन आ गए है ना, तो उस प्रतिजनों से क्या पैदा होते हैं, प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। समझ रहे ना आप लोग कि प्रतिरक्षी कब पैदा होते हैं, जब प्रतिजन आते हैं है ना। वैसे उनको आवश्यकता नहीं होती पैदा होने की, वो तभी पैदा होते हैं कोशिकाओं में जब कौन आता है, बाहर से प्रतिजन आता है ना। तो एक तरह से उस माँ के लिए तो वो बाहर से ही आया हुआ था, क्योंकि बच्चे के उससे रक्त से आया वो। तो उस माँ के रक्त के अंदर RH के प्रति क्या पैदा हो गए, प्रतिरक्षी पैदा हो गए। RH प्रतिजन के अगेंस्ट में RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए उनके ब्लड में, ठीक है। कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। मैंने बताया ना आपको, वो बच्चा 3-4 साल का बड़ा भी हो गया था। उसके बाद फिर उनके गर्भ नहीं ठहरे। क्यों नहीं ठहरे, देखो बेटा कि अब उनके माँ के रक्त में क्या पैदा हो गया, RH प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षी पैदा हो गए।
अब दूसरा बच्चा जो उनका गर्भ ठहरा वो भी RH पॉजिटिव था। अब RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके रक्त में RH प्रतिजन है और मां के रक्त में क्या है, RH प्रतिजन के अगेंस्ट में प्रतिरक्षी पैदा हो चुके हैं, पहले नहीं थे उनके पास। जब प्रथम प्रसव हुआ तो उनके ब्लड में क्या पैदा हो गए, RH प्रतिरक्षी पैदा हो गए। अब बच्चे के रक्त में है RH प्रतिजन है, मां के रक्त में RH प्रतिरक्षी है, उनके अंदर फिर क्या होती है बताओ, स्ट्रगल होता है। पता है ना आपको, प्रतिजन और प्रतिरक्षी में क्या होती है, उनके एक तरह से लड़ाई मान लो, आप यूं समझो, सामान्य भाषा में हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। और वो उसका जो बच्चे के एक तरह से ये मान के चलो कि जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी की क्रिया होती है तो उनमें एक आता अपन पढ़ते हैं, रुधिर का एक तरह से वो हो जाता है, विदलन हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग, एक तरह से ये मान चलो कि रक्त जो है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई। और रक्त की कोशिकाएं नष्ट होने का मतलब क्या है, बच्चे की क्या हो जाना, मृत्यु हो जाना, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कि शायद उनके बाद के जितने भी बच्चे वो पैदा हुए वो सब कैसे थे, RH पॉजिटिव थे, है ना। और माँ का रक्त कैसा था, RH नेगेटिव था, तो उनके में क्या पैदा हो चुके थे, प्रतिरक्षी पैदा हो चुके थे, है ना। तो ये जो गर्भ रक्ताणु को रखता है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेटिस, फीटस बोलते हैं बेटा इसको, जो भ्रूण होता है ना उसको क्या बोलते हैं, फीटस, है ना। तो फीटेटिस हो गया ये। अच्छा अब देखो आपके ये है क्या, वही सेम चीज मैंने जो बताई अभी आपको, कि अगर माँ का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, ठीक है ना, और अगर बच्चे का भी RH नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माना जो बच्चा उनके गर्भ में ठहर रहा है वो RH पॉजिटिव, क्योंकि पिता की तरफ से भी तो आ सकता है ना RH पॉजिटिव, समझ पा रहे हो ना आप लोग, और उसका अगर RH पॉजिटिव हुआ तो प्रथम प्रसव जो होगा वो तो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। प्रथम प्रसव कैसा होगा, नॉर्मल होगा। प्रथम प्रसव के दौरान क्या हुआ कि माँ के रक्त में, है ना, और जो बच्चा है उसका रक्त क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। तो माँ के रक्त में उस RH प्रतिजन के खिलाफ क्या पैदा हो जाते हैं, प्रतिरक्षी पैदा हो जाते हैं। तो अगर अगली जो गर्भाधान है उनका माँ का, वो बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव हुआ तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य क्या होगी, अभिक्रिया होगी, संघर्ष होगा, समझ रहे हो आप लोग। और वो रुधिर का विदलन, समूहीकरण, पता नहीं क्या क्या, वो उसकी जो है ना वो एक तरह से वो क्रिया उसमें हो जाती है, समझ पा रहे हो आप लोग इसको, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, अब पहले तो ये चीज़ नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे इनके बारे में कि भाई ब्लड ग्रुप भी कोई चीज़ होती है। जब हॉस्पिटल में जा ही नहीं रहे तो ब्लड ग्रुप कौन चेक करेगा, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इसका इलाज ये है बेटा कि प्रथम 24 घंटे जैसे डिलीवरी हुई, है ना, प्रथम 24 घंटे के अंदर अब RH जो प्रतिजन किसकी तरफ से आ रहे हैं, बच्चे की तरफ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो माँ को क्या लगाया जाता है, RH प्रतिरक्षी का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका, RH प्रतिरक्षी का। तो उन प्रतिजनों को जो बच्चे के रक्त से आए उनको वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समझ गए ना बात। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा कि पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना, सारा का सारा रक्त क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, समझ गए ना बात। तो इस तरह से अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये साइंस, है ना। तो 15% लोगों का तो होता, अपने पढ़ा था ना, 15% लोगों का क्या होता है, RH नेगेटिव होता है। तो जिन लोगों का RH नेगेटिव है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि नहीं हो गई ये, है ना। तो इसीलिए आजकल जो है ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, गर्भवती माँ जाती है दिखाने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन आते हैं कि ये जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है ना, अपन ने पढ़ा था देखो कि प्रतिरक्षा यानी जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोई बाहर से क्या आता है, कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, ठीक है ना, कोई, अरे बच्चों नीचे जाओ बेटा, नीचे खेलो, चलो इनको बोलना बाबू जरा इनको, ठीक है। तो जैसे ही बाहर से कोई क्या आता है, प्रतिजन आता है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जागृत हो जाती है एकदम, है ना, कि भाई कोई बाहरी व्यक्ति, है ना, हमारे अंदर आया, है ना। तो वो फिर उसके खिलाफ क्या पैदा करती है, प्रतिरक्षी पैदा करती है ना। तो जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो वो उस प्रतिजन के खिलाफ क्या पैदा करती हैं, प्रतिरक्षी पैदा करती हैं,
ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया बेटा कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ये इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी हमारी बॉडी की है, ये खुद की, किसकी है, ये हमारी बॉडी की है ना। अब बॉडी के अंदर भी क्या होता है, देखो कि कुछ चीज़ों के लिए तो बॉडी जो है ना वो बना लेती है, कुछ बिल्कुल ही कोई ऐसा आ गया कि हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ प्रतिरक्षा हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पा रही, तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से उपार्जित प्रतिरक्षा हमारी बॉडी में हम जो टीके होते हैं, समझ गए ना बात। टीकों में भी देखो दो तरह के टीके होते हैं बेटा, है ना। जैसे आपकी ये डिप्थीरिया और जो टेटनस होता है ना, डिप्थीरिया और टेटनस जो होता है उसमें क्या करते हैं कि उनके जो प्रतिजन होते हैं, है ना, डिप्थीरिया और टेटनस के जो प्रतिजन होते हैं उनके खिलाफ प्रतिरक्षी इंजेक्शन से क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में डाल देते हैं। तो जब भी डिप्थीरिया या टेटनस के प्रतिजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे तो वो जो इंजेक्शन से हमने प्रतिरक्षी डाले थे वो उनके खिलाफ क्या कर लेंगे, वो उनके खिलाफ संघर्ष कर लेंगे, समझ गए ना बात। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कई बार हमको, जैसे पहले हम छोटे छोटे तो हमारा टीका लगता था तो बुखार आ जाता था बच्चों को, क्या आता था बच्चों को, बुखार आ जाता था, है ना। तो थोड़े से प्रतिजन भी प्रवेश कराते हैं कुछ टीकों में, क्या होता है बताओ, हाँ कुछ टीकों में थोड़े से प्रतिजन प्रवेश कराते हैं, जीवाणु प्रवेश कराते हैं हमारी बॉडी में थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है ना। अब जैसे ही वो प्रवेश कराए हमने तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो देखेगी, अच्छा बाहर से कोई आया है ना, बाहर से कोई प्रतिजन आया तो वो बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ प्रतिजन वो प्रतिरक्षी बनाएगी, है ना। तो बॉडी के अंदर उसके पहले थोड़ी सी मात्रा में डाले ना वो, तो उनके खिलाफ क्या करते हैं, वो प्रतिरक्षी पैदा हो गए, तो वो जो हमने प्रवेश कराया उनको खत्म कर दिया उन्होंने, और प्रतिरक्षा पैदा हो गई कि नहीं हो गई। फिर अगली बार जब कभी वो जीवाणु बैक्टीरिया आएंगे हमारी बॉडी के अंदर तो वो तैयार है लड़ने के लिए, हाँ अच्छा जान पहचान वाला आ जा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो इस तरह से दो तरह के ये टीके हो गए। तो देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट विज्ञान है ये प्रतिरक्षा की, ठीक है ना। अच्छा अब देखो आप, जैसे रक्त की चढ़ाने का कार्यक्रम वो होता है, भाई रक्तदान करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है बेटा रक्तदान की। देखो कि माना किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कितना सारा ब्लड लॉस हो जाता है, भाई 5-6 लीटर तो है अपनी बॉडी के अंदर, है ना। अगर माना इसमें से 1 लीटर भी निकलेगा तो कितनी मात्रा निकल गई, है ना। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। प्लस जैसे कोई ऑपरेशन होते हैं, है ना, माना किसी को कोई परेशानी है और उसका कोई अंग निकालना पड़ रहा है, तो आपने देखा हो डॉक्टर कहते हैं भाई ब्लड डोनेट करवाओ, है ना, और ब्लड वो रखते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से, और या कोई व्यक्ति को दूसरे कोई बीमारियां हैं अन्य प्रकार की, माना खून प्लेटलेट्स कम हो गए तो भी उसको क्या किया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है ना। तो इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया होती है ना, रक्त को चढ़ाने की। यानी ऐसा नहीं है कि भाई यूं ही मर्जी है जिसका ऐसे कर दिया, तो एक बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका, तो अपन ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा समझ में आ गया। स्वाभाविक प्रतिरक्षा में बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे कि आपकी बुक में दिखाया गया है ना, देखो भौतिक अवरोधक, है ना, जो जैसे क्या है, हमारी स्किन है, ये स्किन भी तो रोकती है कि नहीं रोकती है ना। आप सोचो बेटा अगर स्किन नहीं हो, तुम्हें पता है बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति जल गया, वैसे यूं लगता है ना कि भाई जलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति जल गया है ना, आधे से ज्यादा अगर जल गया, उसकी स्किन जल गई है ना, तो उसकी बचने की संभावना बहुत कम होती है। पता है आपको, बर्न के जो केसेस होते हैं उनमें ज्यादातर बाद में जाके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, रिकवरी रेट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन है ना हमारी, ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का कार्य करती है, और अगर स्किन ही नहीं होगी तो बाहर के जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो किस में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो ये स्किन जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हमको देती है। त्वचा हो गई हमारी, ठीक है ना, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमाव व कशाव श्लेष्म उपकला, है ना, तो इसके अंदर नाक में जाते, मैंने बताया ना, बाल जो है वो रोक लेते हैं उनको, समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो ये जो पूरा सिस्टम है बॉडी का हमारी का, जो भौतिक अवरोधक हैं ये। फिर है रासायनिक अवरोधक, है ना। रासायनिक अवरोधक जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो आमाशय है, आमाशय के अंदर अम्ल पैदा होता है कि नहीं होता है, HCl पैदा होता है ना। तो वो भी क्या है, एक तरह से प्रतिरक्षा है कि नहीं है। जो जीवाणु आते हैं उस अम्लीय माध्यम में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। फिर कोशिका अवरोधक हो गए, है ना, ये कोशिका अवरोधक का मतलब जो कोशिकाओं में पैदा होने वाली प्रतिरक्षा है वो हो गई, ठीक है।
फिर है ज्वर सूजन। यस, मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि बुखार जो आता है हमको, है ना, तो वो भी एक तरह से प्रतिरक्षा का एक हिस्सा है ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है वो, जिससे कि जो प्रतिजन बाहर से आया उसको मारना क्या हो, ज्यादा आसान हो। समझ पा रहे हो ना आप लोग? जैसे कोई चीज को उबाल देते हैं हम, तो जीवाणु रहित हो जाती नहीं हो जाती है वो, है ना। ऐसी तुमने देखा होगा कहीं चोट लग गई अपने, तो उस जगह पे सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है उस जगह पे? सूजन आ जाती है, चोट जहां लगी हमारे, ठीक है ना। तो सूजन भी एक तरह से, ये मान के चलो बेटा कि सूजन आ गई, इसका मतलब बॉडी के अंदर से जो प्रतिरक्षी हैं वो वहां पे आके इकट्ठे हो गए, क्योंकि जहां कट लगा है वहां से ज्यादा संभावना है ना जीवाणु अंदर प्रवेश करने की। समझ रहे हो ना आप लोग? उस जगह से जीवाणु को प्रवेश करने की संभावना क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो वहां पे इकट्ठे हो गए, तो कोई जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर क्या कर देंगे? वो अटैक कर देंगे, है ना। तो ऐसे मोटी मोटी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर आती है उपार्जित प्रतिरक्षा, है ना। यानी ये अक्वायर करते हैं हम बाहर से किसी माध्यम से, तो जैसे टीके लगवाए हमने, है ना, और ये क्या नाम है, डोज लेते हैं, जैसे पोलियो की डोज लेते हैं, है ना। तो अब देखकर पता है आपको, पहले कितने सारे पोलियो के केसेस होते थे, आजकल बिल्कुल पोलियो का क्या हो गया, नामो निशान मिट गया। यस, पहले बेटा तुमने देखा, तुम लोग तो खैर नहीं देखा, जब हम तुम्हारे जैसे थे, बच्चे थे, उस समय जो हमारे अंकल वगैरह उनकी पीढ़ी के जो लोग हुआ करते थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के चेहरों पर निशान होते थे चेचक के। यस, किसके निशान होते थे? चेचक के निशान होते थे, ठीक है ना। यानी तुम्हारे दादा वाली जो पीढ़ी थी उन लोगों के, बहुत ज्यादा लोगों के होते थे, है ना, चेहरा बिल्कुल बदरंग होता, क्योंकि उन दिनों में चेचक आम बात थी। क्या थी उन दिनों में? चेचक होना एक बहुत आम, जिसको बड़ी माता छोटी माता बोलते हैं। समझ रहे हो आप लोग? आप देखो इसमें भी हम लोग कितना भ्रम है, लोग कहते हैं वो दवाई नहीं दिलानी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये बीमारी बढ़ाने का वो है, कार्यक्रम है एक तरह से। आप भाई वो भी तो एक डिजीज है, उसके लिए इस तरह से वो नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए हमको उसमें। समझ गए ना बात? ठीक है। तो चेचक उस जमाने में कितनी बड़ी परेशानी थी, है ना। फिर बाद में चेचक के क्या हो गए? टीके आ गए। चेचक के टीके आते ही चेचक का क्या हो गया? नामो निशान मिट गया। ऐसे ही पोलियो का पहले कितने लोग विकलांग पैदा होते थे, आजकल धीरे धीरे विकलांगता बहुत कम होती जा रही है ना। और वो तो बेटा जो लोग नहीं लगवाते टीके, अगर तुम सोचो कि अगर टीका कोई नहीं लगवा रहा तो एक तरह से वो देश का नुकसान कर रहा है वो व्यक्ति। कैसे कर रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर जीवाणु जीवित रह रहा है ना, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? दूसरों को इन्फेक्शन देगा वो आदमी। और अगर माना सब लोग टीके लगवा लें तो फिर वो जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अब जैसे ये अभी इसका चलने वाला है कोरोना वाला, है ना, तो ये लोग कुछ गलतफहमी फैलाने में लगे हुए हैं, भाई वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अरे वैक्सीन किसी पार्टी की वैक्सीन थोड़ी होती है ये, कि कांग्रेस की वैक्सीन है या बीजेपी की वैक्सीन है ना। वैक्सीन तो देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है भाई, उनके ऊपर हम संदेह थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इतना सारा बड़ा सिस्टम होता है, कितनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं। समझ गए ना बात? ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, उपार्जित प्रतिरक्षा जो हम कहां से ग्रहण करते हैं? बाहर से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं अपन प्रतिजन व प्रतिरक्षी। देखो तो मोटा मोटा बात ये है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी का मतलब क्या है बेटा? प्रतिजन का मतलब बाहर से आने वाले रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। फिर जैसे ही वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, पहले कुछ नहीं होता, वो खुद प्रतिरक्षियों को उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रतिजन क्या हो गया? जो प्रतिरक्षी बनने के लिए प्रेरित करे। समझ गए ना बात? तो प्रतिजन कौन हो गया? जो प्रतिरक्षी को बनने के लिए क्या करे? प्रेरित करे। समझ गए ना बात? तो प्रतिजन बाहरी जीवाणु, रोगाणु वो हो गए, और प्रतिरक्षी कौन है? जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पैदा होते हैं, या हम किसी दूसरी जगह से उनको क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन। एक बार मैं मोटा मोटा समझा रहा हूं आपको, फिर वापस आऊंगा इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब अपन है रक्त एवं रक्त समूह। इसमें देखो बार बार हम कंफ्यूज होते हैं कई बार कि ये क्या है, कौन सा दाता है, कौन सा की है, क्यों नहीं लगा सकते, क्या नहीं कर सकते, है ना। तो देखो आराम से समझो आप कि ये तो तुमको पता ही है, ब्लड ग्रुप जो है वो ए,
बी, ए बी और ओ, बस 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। जो ए है, ए प्रकार के ब्लड ग्रुप का मतलब है अगर किसी व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं पे ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। प्रतिजन का मतलब एक तरह से, प्रतिजन का मतलब ऐसे समझो, अब वो जो जीवाणु आ रहा है तो वो भी क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ। हम क्या है बताओ, हम जो मानव की जो बॉडी है वो भी क्या है बताओ, एक तरह से इसके अंदर बता देना 80% तो पानी है। कितना है इसके अंदर? 80। पानी क्या है? H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गई कि नहीं हो गई, है ना। बाकी हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या कैल्शियम होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। तो यानी जो हमारे शरीर है ये किसका बना हुआ है? पदार्थों का ही तो बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो प्रतिजन है वो भी क्या है, एक प्रकार के तत्वों से मिली हुई क्या है, एक संरचना है। समझ गए ना बात, ठीक है। जैसे हम सजीव हैं वैसे ही वो क्या है, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइज्म है वो, ठीक है ना, जीव है ना। अब वो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हो सकते हैं, उनमें अमीनो अम्ल क्या है भाई, वही कार्बन, हाइड्रोजन और इन तत्वों का मिश्रण। समझ गए ना बात, ठीक है। ये हो गया, तो प्रतिजन समझ में आ गया। प्रतिजन क्या है, एक प्रकार के ये विभिन्न तत्वों का संग्रह के रूप में कोई छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्म हैं, जीव हैं। समझ गए ना बात। एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन भी क्या है, एक कार्बनिक संरचना है ना, हाइड्रोकार्बन की और उन तरह की कोई एक संरचना हो गई है। तो जिन व्यक्तियों के रक्त समूह में ए प्रकार के प्रतिजन, लाल रक्त कणिकाओं पे ए प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, वो क्या हो गया बताओ, उनका ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है ना। जिनके पे बी प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, अब ए की संरचना कुछ अलग होगी थोड़ी सी, है ना। बी की संरचना क्या होगी, कुछ अलग होगी। जैसे मैथेन का CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है, तो अलग है ना दोनों की संरचना। तो वैसे ही समझ लो आप, ए प्रकार का जो प्रतिजन है उसकी संरचना कुछ अलग है, बी प्रकार का जो प्रतिजन है उसकी संरचना कुछ अलग है, थोड़ा सा अंतर होगा उनके अंदर। समझ गए ना बात। तो ये हो गया, जिसके पे ए प्रकार के प्रतिजन है उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसके पे बी प्रकार के प्रतिजन है उसका ब्लड ग्रुप बी। जिसके व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं पे दोनों ही प्रकार के प्रतिजन हैं, ए भी है और बी भी है, तो वो क्या हो गया, ए बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया उसका, ठीक है। और उसके बाद जिसके पे ना तो ए है और ना ही बी है, तो वो हो गया ओ ब्लड ग्रुप हो गया उसका। अच्छा, अब देखो इतना ही तो नहीं है, इसके साथ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए होता है उसके रक्त में ए प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, साथ ही एंटी बी प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं। एंटी बी प्रतिरक्षी, है ना। तो इसका मतलब बी प्रकार के प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी है ना, वो किसके खिलाफ हो गए, वो बी प्रकार के प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी हो गए वो, है ना। तो जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है उसके ब्लड में ए प्रकार के प्रतिजन हो गए, और प्रतिरक्षी कौन से हुए बताओ, यस, एंटी बी, यानी बी प्रकार का जो प्रतिजन है उसके खिलाफ वाले प्रतिरक्षी हैं उसके अंदर। इसीलिए अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ा देंगे तो बी जिसका ब्लड ग्रुप है उधर से बी प्रकार के प्रतिजन आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ, उससे उधर की तरफ से क्या आए, बी प्रकार के प्रतिजन आए। और जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास ऑलरेडी एंटी बी प्रतिरक्षी पहले से ही मौजूद हैं, तो उनके अंदर यस, है ना। समझ गए ना बात। रुधिर के अंदर क्या हो जाएगी, उन आंतरिक वो अभिक्रिया हो जाएगी और उनका रुधिर का विदलन इस तरह से, और वो कोशिकाएं एक दूसरे को क्या हो जाएंगी, नष्ट कर लेंगी वो, है ना। और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए गलत व्यक्ति का रक्त चढ़ाना व्यक्ति की क्या हो जाती है, जानलेवा उसके लिए साबित हो सकता है। सेम चीज बी वाले में है, बी जिसका ब्लड ग्रुप है उस पर बी प्रकार के प्रतिजन है, क्या है उसके पे बी, और एंटी ए प्रतिरक्षी है उसके पास, क्या है बताओ उसके पास, एंटी ए। तो अगर बी वाले को ए वाले का रक्त चढ़ाया तो वही सेम प्रक्रिया हुई कि नहीं हो गई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एंटी ए प्रतिरक्षी हैं और ए ब्लड ग्रुप वाले की तरफ से ए प्रकार के प्रतिजन आएंगे। समझ गए ना बात, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आपके ये जो है ओ, है ना, ओ प्रकार का जो रक्त समूह है इसके अंदर कोई भी प्रतिजन नहीं है, ना इसके पास ए प्रकार का प्रतिजन है ना ही इसके पास बी प्रकार का प्रतिजन है। तो ये तो किसी को भी दे सकता है ना, क्योंकि इसके पास प्रतिजन है ही नहीं। समझ गए ना बात, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप क्या करता है, दे सकता है, ठीक है ना। तो देखो ए
हो गया। इसमें ए प्रकार का प्रतिजन और एंटी बी प्रतिरक्षी। बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में बी प्रकार का प्रतिजन और एंटी ए प्रतिरक्षी हो गया। ओ जो है इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, ठीक है ना, और इसमें एंटी ए और एंटी बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब जो ये ब्लड ग्रुप है ए बी वाला, इसमें देखो बेटा ये ए प्रकार का प्रतिजन भी है और बी प्रकार का प्रतिजन भी है ना। तो ये ना तो ए को दे सकता ना ही ये बी को दे सकता, समझ गए ना बात, ठीक है। तो ए जो है, ये जो ए बी है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इस ए बी में ये दोनों ही एब्सेंट हैं प्रतिरक्षी। ए बी ग्रुप में क्या है बताओ, दोनों ही एंटी ए बी नहीं है और एंटी बी प्रतिरक्षी भी नहीं है, समझ गए ना बात। तो ये क्या कर सकता है बताओ, ये ले सकता है, समझ गए बात, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, ना तो एंटी ए वाला प्रतिरक्षी है इसके पास, ना ही एंटी बी वाला प्रतिरक्षी है। तो ये क्या कर सकता है, किसी से भी ले सकता है। तो इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्वग्राही, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया ये, है ना, रिसीवर हो गया, रिसीवर या एक्सेप्टर हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों, देखो अपन ने पिछले वाले पाठ में पढ़ा था कि उनके विपर्यासी, उनका पढ़ा था ना अपन ने, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें एलील्स पढ़ा था ना, युग्म विकल्पी, है ना। तो जैसे एक जो लक्षण होता है उसके दो होते हैं ना, ऐसे लंबाई एक लक्षण है, पौधे की लंबाई क्या है उसका एक लक्षण है, तो वो या तो लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है। तो लंबाई जो है उसका क्या है, प्रभावी लक्षण है ना, और जो उसका बोनापन है वो कैसा है, अप्रभावी है। तो उसमें दो ही एलील हुए ना, क्या या तो कैपिटल टी होता है या स्मॉल टी होता है, समझ गए ना बात, ठीक है ना। लेकिन ये जो रक्त समूह है, इसकी जो ये जो कोशिकाएं, रक्त जो है इसकी कोशिकाएं हैं, इसमें 3 एलील्स पाए जाते हैं। कितने युग्म विकल्पी पाए जाते हैं इसमें, 3, एक आई ए, एक आई बी, और तीसरा जो होता है इसको आई ओ बोल सकते हो या स्मॉल आई बोल सकते हो, है ना। मैंने इसको स्मॉल आई लिख लिया, क्या लिख लिया, इसको स्मॉल आई लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब आप देखो बेटा, मैंने तीनों तरफ आई ए आई बी आई और इधर भी आई ए आई बी आई। अब इधर की तरफ से आई ए, इधर से भी, तो आई ए हो गया, ये इधर से आई ए आई बी, ये आई ए आई। अब देखो जो दोनों तरफ से, अब ये जो आई ए है ये प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी, और ये अप्रभावी है, समझ गए ना बात, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही प्रभावी हो गए, तो ए का मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया उसका, ठीक है ना। जैसे कैपिटल टी तो लंबा पौधा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है वो लंबा पौधा होता है। तो दोनों तरफ से ही प्रभावी आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये ए ब्लड ग्रुप हो गया उसका। अब देखो इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया इसका, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। तो देखो मैं इनके नीचे लिख देता हूं, इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ बताओ, ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी, और इसमें आई ए और आई। अब आई ए प्रभावी है ना, प्रभावी युग्म विकल्पी, और आई जो है स्मॉल आई अप्रभावी है। तो कौन प्रकट होता है बताओ, प्रभावी वाला डोमिनेंट होता है कि नहीं होता है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, ए ब्लड ग्रुप होगा, समझे बात। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अब देखो आई ए आई बी, तो दोनों ही प्रभावी हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, क्या हो गया, ए बी। ये बताओ बी ब्लड ग्रुप, ये भी बी ब्लड ग्रुप है, ये ए, ये बी, और ये ओ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों ही अप्रभावी युग्म विकल्पी मतलब जुड़ते हैं तो फिर क्या बनता है, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप बनता है, समझ गए ना बात। अब आप देखो बेटा कि इसमें ए के कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। बी के बताओ 3, ए बी के बताओ 2 और ओ के बताओ 1। तो एक तरह से अनुपात अगर निकालोगे तो 3:3:2:1, समझे बात। तो इसका मतलब ज्यादा लोग ए और बी ब्लड ग्रुप वाले मिलेंगे आपको, उससे कम आपको ए बी ब्लड ग्रुप वाले मिलेंगे, और ओ वाले क्या मिलेंगे, सबसे कम मिलेंगे आपको। ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या मिलेंगे, सबसे कम मिलेंगे, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से ये इस टेबल से आपका क्या हो जाता है, ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा रक्त समूह ये मैंने बता दिया आपको, आरएच प्रतिजन का महत्व समझा दिया आपको, ठीक है ना। और ये ए बी जो है क्या है, सर्वग्राही है, ओ जो है वो क्या है, सर्वदाता है। गर्भ रक्ताणु को रक्ता का मतलब समझ में आया नहीं आया बताओ, आ गया ना अच्छी तरह से, ठीक है ना। अच्छा अब ये रक्तदान की है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रुप मैच करते हैं,
है ना, समूह को क्या करते हैं, मैच करते हैं कि जिस व्यक्ति का जो समूह है उसको वही रक्त समूह का ब्लड ग्रुप लगाया जाए, ठीक है ना, चढ़ाया जाए। RH की मैचिंग करते हैं, ठीक है ना। और हार्मफुल एलिमेंट्स अगर उसके अंदर, बेटा कभी भी ऐसे नहीं कि किसी का भी ले लेंगे, वो ब्लड डोनेट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी पहले जांच होती है, उसके कोई हार्मफुल वो तो नहीं है ना, जीवाणु तो उसके रक्त में नहीं है, एड्स वगैरह इन सब का परीक्षण होता है, HIV होता है ना, HIV से संक्रमित तो नहीं है वो व्यक्ति, समझ गए ना बात। तो ये सारी क्या होती है, उनकी जांच होती है, ठीक है ना। और स्टोरेज, यस, जो ब्लड का स्टोरेज है, पता है आपको हॉस्पिटल्स के अंदर एक बड़े बड़े कोल्ड रूम होते हैं, बहुत बड़े कोल्ड रूम होते हैं, और वहां टेम्परेचर 4 डिग्री से कम रखा जाता है। कितना? 4 डिग्री से कम रखा जाता है, क्योंकि अगर 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रक्त के खराब होने की संभावना हो जाएगी। समझ गए ना आप बात, है ना। तभी तो फ्रिज के अंदर चीजें रखी होती हैं तो वो क्या रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। बाहर अगर रख दे तो खाने पीने की चीजें तो कुछ समय बाद ही क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं वो, है ना। तो उसका स्टोरेज भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है।